लोग आइए देखते हैं आज का आपके साइंस 1 का क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली 40 मार्क के क्वेश्चन इसी बेस पर आएंगे जिसमें आज आप पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही मॉडल पेपर हम आपको 10 पेपर देने वाले हैं। अगर आपने 10 पेपर तैयार कर लिया तो श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट 100% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कुल मिलाकर 10 मार्क्स का होगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए देखते हैं 5 मार्क्स में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लैंक है द डैश डैश मीन्स ब्लैंक द डैश फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। वह कौन सा बल है जो किसी प्लैनेट पर आरोपित होता है और उसको वृत्ताकार गति करने पे बाध्य करता है। माने किसी भी ग्रह की वृत्ताकार गति के पीछे कौन सा बल काम करता है? वह बल होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। आप इस ब्लैंक में क्या भरेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स भरेंगे। मीन्स ग्रहों की वृत्ताकार गति पर कौन सा बल उत्तरदायी होता है? आपका होता है केंद्राभिमुख बल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल है। हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आर कॉल्ड। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। आप इस ब्लैंक में क्या भरेंगे? पीरियड या आवर्त। क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फूड स्टफ इज कॉल्ड। खाद्य पदार्थों में होने वाले ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थों में एक प्रकार की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं बदबू, रेंसिडिटी। क्या बनेंगे? रेंसिडिटी। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फूड स्टफ इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 4। अ डैश वायर इज यूज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब में इस धातु के तारों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कौन धातु होगी? इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए यह एक ही वर्ड है, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फियर इज कॉल्ड। वातावरण में व्याप्त नमी को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या भरेंगे? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, नमी। ठीक है। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5 के लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। यहाँ पर भी ब्लैंक ही रहेगा, लेकिन इस ब्लैंक में फिलअप करने के लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोसेस इन विच लाइट चेंजेज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड डैश। किसी नीचे क्या क्या दिया गया है? शैडो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज। मतलब जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द लाइट enters the human eye through a very thin transparent covered caul। मानव के नेत्र में जो प्रकाश की किरणें होती हैं एक पतली बहुत बारीक झिल्ली के द्वारा प्रवेश करती हैं। उस झिल्ली का नाम क्या है? यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन रेटिना या आइरिस या कॉर्निया या लेंस। अब यहाँ पर देखिए किससे आपका करना है। इसमें जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं रेटिना से तो कर नहीं सकती हैं, आइरिस पुतली होती उससे करती नहीं है, कॉर्निया क्या होती है? कॉर्निया दृष्टिमंडल से, स्वच्छ तारा दृष्टिमंडल से करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉफी ऑफ सल्फर, आयरन, बॉक्साइड, कार्बन। ग्रेफाइट किसका पर रूप है? कार्बन का। आप यहाँ पर भरेंगे कार्बन भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 4।
द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, माने ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरा बंध होता है उसे क्या कहते हैं? अब आप यह जानते हैं 3 बंध होते हैं, इकारा, दोहरा, तिहरा। सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल को अल्केन, डबल को अल्कीन, ट्रिपल को अल्काइन। तो अब यहाँ पर क्या आपका अल्कीन आएगा, अल्कीन आएगा। तो आप क्या आंसर देंगे यहाँ पर? अल्कीन का आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन का यहाँ पर है, अल्कीन है यहाँ पर देखिए, अल्कीन्स है और अल्काइन है, अल्केन है, पॉलीमर है। तो पहला ऑप्शन आपका अल्केन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट डैश वॉज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? इसमें आप याद रखना, इसका पहला उपग्रह आपका होता है स्पुतनिक। ये ऐसे भी याद रखना, ये ब्लैंक में न रहे तो भी यहाँ पर है स्पुतनिक। इस प्रकार से बच्चों आपका ये 10 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का ही है। इसमें ध्यान देना 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आउट ऑफ 7 यू हैव टू ऑब्टेन ओनली 5, 5 आपको करने होंगे। अब ये क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व इफ द स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान देना ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम मिलता है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज, देख रहे हैं ना, 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब ध्यान ये देना है इस बार, जब भी आपको इंडेक्स निकालना हो, देखिए जरा यहाँ पर 1 मिनट, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव लाइट मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, ये पहले में वैक्यूम, दूसरे में आप मीडियम। ध्यान देना क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, वैक्यूम में, और यहाँ पर किस में, मीडियम में। तो क्या इतना है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸, 10⁸ 10⁸ कट गया। अब बचा 3/1.5। अब आप कितना है पता है ना, ये 2 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 30 हो जाएगा, 30/15 होगा, और 30/15 को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव साइंटिफिक रीजन वाई सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, वैज्ञानिक कारण दीजिए कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। मुझे पक्का पता है इसका आंसर आपको मालूम होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1 देखिए, पहले आप ऊपर लिखेंगे सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, हो गया, मतलब सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। नंबर 2, इट इज केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग कंटैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है ताकि यह सोडियम पानी अथवा हवा के संपर्क में आने से बचे। नंबर 3, अगर इफ दिस हैपन्स it will react with the moisture present in the air and form सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ऐसा होता है, सोडियम जो है हवा में उपस्थित नमी से क्रिया करेगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द रीजन दिस इज स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना, एक अत्यधिक ऊष्मादायी अभिक्रिया होती है, wherein a lot of heat is generated which can lead to explosion, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित होगी और इससे विस्फोट होने का भय बना रहेगा। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स सोडियम इज केप्ट इन द केरोसिन, इसी दुर्घटना से बचने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखना पड़ता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, Which principle is used to measure the specific heat capacity
ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता को मापन करने के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, याद रखना कभी कभी यह प्रश्न आपको एक वाक्य में भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन करने के लिए कैलोरीमीटर सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इसमें होता ये कैलोरीमीटर सिद्धांत है क्या, इट स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन द सराउंडिंग, द टोटल हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू द टोटल हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। ये सिद्धांत कहता क्या है, सिद्धांत ये कहता है अगर एटमॉस्फेयर में तापमान में कोई परिवर्तन न हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होती है ठंडी वस्तु द्वारा अवशोषित ऊष्मा के, मतलब गिवन हीट इक्वल टू लॉस्ट हीट, ये लॉस्ट हीट इक्वल टू गिवन हीट। बस 2 पॉइंट है, आप इसे अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म, व्हाट इज इट्स इफेक्ट, लघु परिपथन का निर्माण कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। अब ये देखिए शॉर्ट सर्किट क्या है। ए शॉर्ट सर्किट इज द फॉर्म्ड when the positive and negative terminals of battery are connected with a low resistance conductor like wire। लघु परिपथन की घटना तब घटित होती है जब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आपस में जुड़ जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं। विथ ए लो रेजिस्टेंस इन द कनेक्शन ए हाई करंट विल फ्लो, क्योंकि उस समय प्रतिरोध की क्षमता कम हो जाती है इसलिए प्रवाहित धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। कॉजिंग द डिलीवरी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट पीरियड, कम समय में बहुत अधिक ऊष्मा निष्कासित होती है जिसके परिणामस्वरूप इट कॉजेज फायर्स कैन आल्सो डैमेज द केबल्स एंड ऑपरेटर्स, इससे आग लग सकती है और हमारे घर के उपकरण जल करके नष्ट भी हो सकते हैं। जरा इसमें ध्यान देना, कुछ प्रश्न आपको छोटे होते जाएंगे कि शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान डैश 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 माने घटता है कि बढ़ता है। याद रखना अगर शॉर्ट सर्किट होता है, लघु परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान घट जाता है। ये प्रकार आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एटम्स नंबर्स एंड आंसर द बिलो। नीचे देखिए कुछ आपके दिए गए तत्व, उनके परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। नंबर 1, अब नंबर 1 में क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 है तो आप नाइट्रोजन 7 का आप करेंगे पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरान का क्या है, बोरान का कितना है आप 5 है ना, तो आप 5 में क्या करेंगे 2 और 3 करेंगे, हो गया। और नीचे वाले में है सोडियम का, सोडियम का 11 है तो 2 8 1 जानते हैं आप इसको। और फिर क्लोरीन का है तो 2 8 7, ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके आंसर आपको देना है, क्या देना है, पहले में विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें अत्यधिक ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है। पहले में किसको बोलेंगे, बोरान को बोलेंगे, किसको, बोरान को, ठीक है क्योंकि इसके बाहर 3 है ना। अगला दूसरे वाले में है विच इज़ द लार्जेस्ट एटम, सबसे बड़ा तत्व कौन सा है। अब देखिए 281 287 दोनों में 3 कक्षा है, लेकिन 281 में बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका आकर्षण बल कम होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आकार इसका बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 5 था। अब देखते हैं 6 क्या है।
परिभाषा बतानी है 6 में। परिभाषा क्या आपका 6 में है? डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो चीज़ें हैं, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पहले आप फंक्शनल ग्रुप देखिए, इसमें क्या है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री functional groups are specific groups of atoms or bonds within molecules that are responsible for characteristic chemical reaction of those molecules। मतलब कार्बनिक रसायन में ऐसे तत्व, परमाणु अथवा बंधुओं के समूह जो किसी अन्य परमाणुओं के लाक्षणिक गुणधर्मों को व्यक्त करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब दूसरा है आपका इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरा अथवा तिहरा बंध पाया जाता है। मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द एडजेसेंट कार्बन कार्बन एटम्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 हो गया। अब 7 है। 7 क्या है? वाई A simple microscope is used for watch repairer। वॉच रिपेयरर के द्वारा सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए। कोई भी घड़ी साज, घड़ी को बनाने वाला व्यक्ति अपने लेंस में वह सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि घड़ी के पुर्जे अत्यंत बारीक और छोटे होते हैं। उनको देखने के लिए उनको बड़ा करना पड़ता है और जो सिंपल साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है वो किसी भी वस्तु को 20 गुना ज़्यादा बढ़ा करके दिखा सकती है। यही रीज़न है कि घड़ी साज सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता है। मीन्स a magnification of about 20 times is obtained by the convex lens of small focal length used in simple microscope. Therefore, it is used by watch repairers to see the minute parts of watch clearly without straining the eyes। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, जो कि 10 मार्क्स का है। मीन्स 20 आउट ऑफ 40 यू हैव सॉल्व हियर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कुछ दिए गए हैं, इक्वेशन दिए गए हैं। उस इक्वेशन को आपको क्या करना है? बैलेंस करना। ये इम्बैलेंस है। अब जरा देखिए क्या इसमें है आंसर। नंबर 1, और आपको इसमें बैलेंस दिखाना नहीं है, केवल बैलेंस करके लिखना है। आप देखिए, पहले है H2O7, H2O7 यहाँ पर है और फिर दूसरा है प्लस H2O बना है आगे H2SO4। इसमें आप देख सकते हैं H2O7 इस साइड में ठीक है, H2 भी यहाँ ठीक है, O ठीक है, लेकिन आगे जो है अब इस साइड में कुल कितने H2 हैं? ये देखिए, एक H2 यहाँ है, एक H2 यहाँ पर है, एक 4 H2 है ना। तो इधर भी 4 बनाने के लिए इस H2SO4 के बगल में 2 लिखना पड़ेगा। जब 2 लिख देंगे बाकी का बैलेंस हो गया। देखिए यस 4 हो गया, यस इस साइड में बाएं साइड में 2 है, दाएं में 2 हो गया, और O बाएं तरफ में 7 1 8 है और दाएं तरफ में भी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, सिर्फ ऐसे करना है। आपको बी क्या है? SO2 है। क्या है यहाँ पर? SO2 प्लस H2S इक्वल टू H2 प्लस इक्वल टू यस प्लस H2O। अब देखिए इस साइड में यस 1 है, इस साइड में यस 1 है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर O 1 है, यहाँ पर O 1 है, ये भी बराबर है। यहाँ यस 2 है,
यहाँ S2 है, ये भी तो बराबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ करना क्या होगा, देखिए ध्यान से, यस, हाँ यस यहाँ 2 हो गया ना, यस देखिए एक यहाँ एक यहाँ, इसे आप 2 कर देंगे इस यस को। ठीक है, जब यस को आपने 2 किया, 2 1 3, यहाँ 3 करेंगे, 3 यस करेंगे, बराबर हो गया, इधर 2 यस करेंगे, हो गया। अगला NaOH प्लस SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O, इसमें क्या करना है, आप यहाँ पर 2 करिए, ये इसको, ये H2SO4 ये बराबर है, Na2SO4 ये भी बराबर है, इस H को 2 करिए, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी 500 वाट टीवी सेट इन 30 मिनट या 600 हीटर इन 20 मिनट। एक काम करते हैं, पहले आपको हल करने के लिए दोनों को द्वारा तय की गई कुल हम निकालेंगे एनर्जी। ठीक है, आप समझिए, माने एक टीवी सेट है, उसकी शक्ति 500 वाट है। अब 500 वाट का मतलब होता क्या, देख लीजिए, माने जिस पर जो वाट होता है, जो शक्ति होती है, इसका मतलब वो अगर 1 घंटे यूज करेंगे तो वह उतना पावर यूज करेगा। मतलब टीवी सेट को, ये देखिए, टीवी सेट को अगर हम 1 घंटे यूज करेंगे तो वो कितना खर्च होगा, 500 वाट। लेकिन टीवी सेट को 30 मिनट को बनाइए घंटे में, आधे घंटे मतलब 500 गुणे आधा बराबर 250। टीवी सेट 250 वाट खर्च करेगा। ठीक है, याद रखना, टीवी सेट 250। अब बचा है हीटर, हीटर कितना है, उसकी शक्ति 600 गुणे, अब जरा 20 मिनट को आपको बनाना है किसमें, घंटे में, तो 20/60 करेंगे। ठीक है, 60 10 हो गया, यहाँ पर 200। देखो आपका टीवी सेट जो है 200 वाट बिजली खर्च करता है, और ये जो हीटर है 200 वाट, टीवी सेट 250। कौन ज़्यादा खर्च करेगा, खर्च करेगा आपका यहाँ पर टीवी। ठीक ना, टीवी जो है ज़्यादा बिजली लेगा, क्योंकि 250 ले रहा है, 200 ले रहा है। इस तरह आप कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, को रिलेट द फर्स्ट कॉलम विथ द सेकंड एंड थर्ड, इसमें सहसंबंध बताने हैं। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर ये नंबर 1 ये है आपका फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष। इसका संबंध क्या है, नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अच्छा, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, देखिए, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं, मतलब ये दूसरा होगा, पहले में दूसरा, इसके सामने लिखना। अब इसमें दूरदृष्टि दोष में किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा प्रेसबायोपिया, ये क्या है, वृद्धावस्था का रोग होता है। ये प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, ये आप यहाँ थर्ड वाला लेंगे, इधर बायफोकल फर्स्ट लेंगे, मतलब इधर जो बी का आंसर है, बी के सामने ये थर्ड आएगा, यहाँ फर्स्ट आएगा, आप मिला लीजिएगा। अब एक बच्चा है नियर साइटेडनेस, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष कब होता है, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, आसानी से देखी जा सकती हैं। कहाँ, ये पहला वाला, और ये कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, एक धातु है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 है। ठीक है, एंड दैट ऑफ मेटल बी, अब एक बी मेटल है, उसका 282 है। विच ऑफ द मोर रिएक्टिव, इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, नंबर 1। अब ये ध्यान देना, अगर मान लीजिए 2 तत्व आपको दिए जाएं, दोनों धातुएं हैं, दोनों में कक्षाएं भी बराबर हैं, तो जिस तत्व की बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, जिसमें ज़्यादा होगा कम। तो आपका एक उत्तर तो मिल गया। इसमें अधिक क्रियाशील कौन होगा, ए धातु अधिक क्रियाशील होगी और बी धातु कम। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें,
विच आर द टू मेटल्स रिएक्टिव, राइट देयर रिएक्शन विथ डाइल्यूट HCl, मतलब इन दोनों का रिएक्शन लिखना है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब देखिए क्या होता है, यहाँ लिखेंगे Na प्लस HCl, ठीक है, ये बनता है। अब जरा याद रखना, ये धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपने यहाँ गुणधर्म पढ़ा है, जब धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती हैं तो उन्हीं धातुओं के क्लोराइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, मतलब यहाँ बनेंगे HCl प्लस H2, ठीक है। वैसे Mg में भी है, Mg प्लस HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस H2, ठीक है, ये अब क्रिया हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट इज द मीन्ट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह से क्या समझते हो? हाउ आर सैटेलाइट्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उपग्रहों को उनके कार्य के आधार पे कैसे इनको वर्णन किया गया है। अब देखिए वैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, इतने बड़े क्वेश्चन 3 नंबर में आपको नहीं आने चाहिए, फिर भी मैं आंसर बता रहा हूँ। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, इसका आंसर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, पहला, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन बिल्ट ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो मानव निर्मित वस्तु होते हैं जो कि पृथ्वी के कक्षा में भ्रमण कराए जाते हैं, एंड अदर प्लेनेट, और अन्य ग्रहों के, माने ऐसे उपग्रह जो मानव निर्मित होते हैं जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों की कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब इनको हम कैसे किन किन भागों में बांटते हैं जरा देखिए उसको। एक नंबर 1 ध्यान देना, नंबर 1 में आप लिखेंगे वेदर सैटेलाइट, वेदर याद रखना, मौसम उपग्रह, मौसम उपग्रह, ये इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे इसका उपयोग होता है मौसम की पूर्वानुमान करने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए मौसम उपग्रह का यूज किया जाता है। दूसरा आप लिखेंगे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, संचार उपग्रह, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम संचार माध्यम के लिए करते हैं। संचार माध्यम क्या होता है, रेडियो है, ठीक है, और आपके टीवी है, इन सब के लिए होता है ब्रॉडकास्ट का। अगला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन वार्तालाप के लिए, कम्युनिकेशन, जरा नाम आप लिखते जाना इसका, मैं बता रहा हूँ। इस्टेब्लिश कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड, माने दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में बैठे हुए लोगों के बीच में आपसी बातचीत करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चौथा है नेविगेटिंग, अब देखिए चौथा मैं यहाँ लिखता हूँ नेविगेटिंग, ये क्या होता है, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स इट्स वे इन द वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, माने किसी भी वस्तु के स्थान को नियत करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पांचवा है आपका यहाँ पर, जरा मैं यहाँ कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पर, पांचवा मिलिट्री का है, सैन्य उपग्रह, इसलिए क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन एज दे विल हेल्प द मिलिट्री टू कीप एन आई टू आवर हॉस्टाइल नेबर्स एंड सेफ गॉड, माने इसका उपग्रह सेना में किया जाता है, क्यों, दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और छठवां है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करने वाली सैटेलाइट, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग पृथ्वी पर आने वाले जितने भी फॉरकास्टिंग माने पूर्वानुमान होते हैं, मौसम है, हवा है, तापमान है, गर्मी है, ठंडी है, इन सब चीज़ों के बारे में, या धरती पर कौन से रिसोर्स कहाँ पर है, कहाँ तांबा है, कहाँ सोना है, कहाँ पर ज़मीन कोयला है, इन सब का पता लगाने के लिए हम अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान देना,
व्हाट इज मीन्ड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली, माने विशिष्ट ऊष्माधारिता से क्या समझते हो, इसको प्रमाणित करने के लिए आप कैसे करेंगे। पहले तो परिभाषा देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के निश्चित द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा को हम उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब इसका हम मापन कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये देखिए फिगर। अब आपके सामने यहाँ फिगर है, इसको देख करके आप देखिए क्या करेंगे। टेक 3 स्पेयर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड लेड ऑफ इक्वल मास। सबसे पहले हम 3 गोला लेंगे, लोहे का, तांबे का और शीशे का। फिर क्या करेंगे, पुट ऑल द 3 स्पेयर्स इन द बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। उन तीनों को किसी बीकर के उबलते पानी में कुछ समय के लिए डाल देंगे, ऐसे आप लिखेंगे कि करके। थर्ड, मेक द 3 स्पेयर्स आउट ऑफ वाटर, ऑल द स्पेयर्स विल बी एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, पुट देम इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब ऑफ वैक्स। इन तीनों को हम एक ही साथ निकालेंगे, माने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक ही साथ निकालेंगे, और एक ही साथ, ये कि मोम की पट्टी है, मोम की वैक्स, मोम की पट्टी है, मोम की पट्टी पर एक ही साथ रखेंगे। अब देखेंगे क्या, द स्पेयर्स विच एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स, मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड स्पेयर विल गो डीपर इन द वैक्स। मतलब जो गोला पानी से ज़्यादा ऊष्मा एब्जॉर्ब किया होगा, शोषित किया होगा, वह मोम को उतना ज़्यादा ऊष्मा देगा, और मोम में जितना ज़्यादा ऊष्मा होगी वो उतना ज़्यादा पिघलेगा। अब इसमें आप देखते क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया, आयरन बॉल गोज द डीपेस्ट एंड लीड बॉल विल गो द लीस्ट। जो लोहे का बॉल था वो सबसे नीचे गया, इसका मतलब इसने सबसे ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण की होगी। और सबसे कम कौन सा गोला धंसा हुआ है, लेड का। शीशे का जो गोला था, लेड का जो था, वो सबसे कम धंसा। इसका मतलब इन तीनों गोलों में लोहे की ऊष्माधारिता सर्वाधिक है और शीशे की ऊष्माधारिता सबसे कम है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख करके तीनों आंसर यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, राइट द नेम्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। नीचे 3 लाइन दी गई है, उसके आधार पर नाम लिखना है, बस सिंपल सा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल KLMN, वह कौन सा आवर्त है जिसमें सिर्फ 3 कोष होते हैं, KLMN 1 2 3। तो याद रखना वह है तीसरा, थर्ड पीरियड। बस एक ही वर्ड में लिखना आंसर। क्वेश्चन नंबर B, द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, वह कौन सी अधातु है जिसकी संयोजकता 1 होती है। वो आपका आंसर क्या होगा, हैलोजन। क्या है इसमें, हैलोजन। ठीक है, याद रखना। सी क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, वह कौन सी धातु है जिसकी संयोजकता 1 होती है। आप जानते हैं वो पहला समूह क्षारीय धातुएं, अल्कली मेटल्स। इस प्रकार से ये 3 वर्ड लिख करके 3 आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट मीन्स 4। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का, ध्यान रखना। इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई एक आप करने होंगे, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं उसको करिए, और आवश्यकता हो तो आकृति के साथ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मार्क द पार्ट्स, चिन्हित कीजिए कौन कौन, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, रेटिना इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड वर्किंग फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। माने आपको मानव नेत्र की एक आकृति बनानी है, और जो जो नाम यहाँ दिए गए हैं उनको आपको लिखना भी है, और उसके काम भी आपको लिखने हैं। आइए हम देखते हैं फिगर के।
यह है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र में पूछा क्या क्या है, पहला है कॉर्निया। कॉर्निया आपका कहाँ पर है, कॉर्निया ये है, एक मिनट रुकिए जरा, ये देखिए ये है कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या होता है, ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थ्रू विच द लाइट इंटर्स द ह्यूमन आई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंस रेज और लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। मतलब ये सबसे बाहरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है, जिसे स्वच्छमंडल कहते हैं। प्रकाश की किरणें नेत्र में यहीं से प्रवेश करती हैं और प्रकाश की किरणों की अधिकतम मात्रा यहीं से अपवर्तित भी होती हैं। दूसरा है आइरिस। आइरिस यहाँ पर आपका है। आइरिस क्या होता है, स्वच्छमंडल के पीछे, स्वच्छमंडल माने कॉर्निया के पीछे का स्तर ये होता है, गाढ़े रंग का होता है। यही अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग का होता है। इसी के कारण अलग अलग व्यक्तियों की आंखों के रंग अलग अलग होते हैं। तीसरा है पुपिल। आइरिस के बीचों बीच तारा होता है पुपिल। इसका काम क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है कम या अधिक होता है। प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार अपने सिकुड़ करके या फैल करके अपने व्यास को कम कर सकता, बढ़ा सकता है और आवश्यकता के अनुरूप किरणों को अंदर प्रवेश करता है। उसके जस्ट बाद में आता लेंस। यह बुलबुले के उभार जैसा होता है, ये उत्तल लेंस जैसा काम करता है। यह अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके फोकल लेंथ की दूरी को समायोजित करता है ताकि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाया जा सके। और लास्ट में है रेटिना। रेटिना दृष्टिपटल। ये दृष्टिपटल संवेदी तंत्रिकाओं का एक जाल होता है, एक पटल होता, पर्दा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब इसी दृष्टिपटल पर बनाया जाता है। इस प्रकार से यह मानव नेत्र का रचना और कार्य हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन डिटेल। माने चुंबकीय पृथक्करण की एक नामांकित आकृति आपको बनानी है और वो कैसे कार्य करता है उसको आपको डिटेल में बताना है। आइए फिगर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बताता। दिस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन डायग्राम। ये चुंबकीय पृथक्करण की आकृति है। अब इसको प्रोसीजर कैसे, आप पहले आकृति बना लेना, प्रोसीजर एक एक करके लिखना मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 डालेंगे, क्या एक डालेंगे, दिस मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। माने ये जो सिस्टम होता है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के सिद्धांत पर काम करता है। नंबर 2, द मेन पार्ट्स ऑफ दिस मशीन आर 2 आयरन रोलर एंड द कन्वेयर बेल्ट मूविंग कंटिन्यूसली अराउंड दिम। इसका जो मुख्य 2 पार्ट होते हैं, 2 व्हील होते हैं, चक्र पहिया होते हैं इसमें, और उसके ऊपर एक पट्टा होता है, बेल्ट होता है जो लगातार घूमता रहता है। नंबर 3, आउट ऑफ दीज 2 रोलर्स वन इज नॉन मैग्नेटिक एंड अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन 2 रोलर में, 2 पहियों में जो पीछे का है वह अचुंबकीय है जबकि आगे का चुंबकीय होता है, ठीक है। द पाउडर्ड और इज पावर्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट नियर द नॉन मैग्नेटिक बेल्ट। जो अचुंबकीय मान गोला हिस्सा है, पहिया है, उसी के ऊपर पिसा हुआ और अयस्क डालते हैं, ठीक है। अब डालने पे क्या होता है, 2 कलेक्टर वेसल्स आर प्लेस्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर। मैग्नेटिक रोलर जो होता है, जो चुंबकीय पहिया है, उसके पास 2 कंटेनर, 2 डिब्बे रखे जाते हैं। एक यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर रखे हैं। अब क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक पार्ट इन द ओर आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेटिक रोलर। अब ये जो अयस्क डाला गया है, इसमें जितने अचुंबकीय पदार्थ होंगे वह यहाँ पर चिपकेंगे नहीं, वो आगे फेंक दिए जाते हैं जो कि इस डिब्बे में इकट्ठा हो जाते हैं। और जबकि जो दूसरा पार्ट होता है, इट इज़ देयरफॉर कैरीड फर्दर अलोंग। एट द सेम टाइम पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स आर और stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller। जो दूसरा वाला हिस्सा होता है
जो मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं वो चिपके हुए यहाँ चले जाते हैं और जो पीछे डिब्बा रखा गया इसमें इकट्ठा होते रहते हैं। इस प्रकार से इन दिस वे द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओर। इस प्रकार से इसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। इसमें आपने जो फिगर बनाया है वो 2 नंबर का है और जो आपने एक्सप्लेन किया है वो 3 नंबर का है। इस प्रकार से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये तैयार हो गया। इसको आप तैयार करिए, फिर अगले क्वेश्चन पेपर का, अगले मॉडल पेपर का इंतज़ार कीजिए। ये तैयार करके आप जैसे तैयार कर लेंगे वैसे आपको वो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।